नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोस्तों, कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इससे पहले के दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने अपना प्रोफाइल पिक चेंज किया था। उसका मैसेज आया, नाइस डीपी, गुड लुकिंग। मैंने रिप्लाई किया, आपकी तो हमेशा ही सुंदर रहती है और आप बदलती भी रहती हैं। अच्छा, वो हम सब महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें हर 10वें दिन प्रोफाइल पिक बदलनी होती है। बेस्ट 3 प्रोफाइल पिक्स चुनी जाती हैं। वैसे ही फॉर फन। जी, परिवार में कौन कौन है आपके? मैं, पति और बेटी। पति क्या ट्यूरिंग जॉब है, मैं एलआईसी में मैनेजर हूँ। बेटी सीए कर रही है। और आपके यहाँ? मैं, पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। एक बेटा आईआईटी की कोचिंग कर रहा है, एक 10th में है और बेटी 7th में पढ़ रही है। गुड, हैप्पी फैमिली, बाय। अगले दिन मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज किया। उसका मैसेज आया कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी। कुछ देर में उसका मैसेज आया, आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या? ये माथे पर कट का निशान है और टाँके से भी दिखाई दे रहे हैं। जी, सच बताऊं या झूठ? जहाँ तक जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलते, फिर भी मैं सच ही जानना चाहती हूँ। बीवी ने फूल दे मारा। हाँ हाँ, आप भी। अब ये मत कहना कि फूल गमले में था। गमले में नहीं, लकड़ी के गुलदस्ते में था। व्हाट? आर यू श्योर? आप मजाक नहीं कर रहे हैं? जी, मैं सच कह रहा हूँ। ओह, लेकिन क्यों? मैं भाई के साथ मजाक कर रहा था। पीड़ित पतियों को लेकर कि बीवियां पतियों से पिटती हैं। भाई भी बोला, बचकर रहना, भाभी का भी मिजाज गर्म है। उसे बुरा लगा। उसने सोचा कि जानबूझकर हम उनकी बुराई कर रहे हैं। उसने कहा कि दुनिया में बदनाम तो कर ही दिया है, आज करके दिखा ही देती हूँ। उसने गुलदस्ता सिर पर मार दिया। 8 टाके आए। ओह, वो पागल है क्या? पागल नहीं है, गुस्सेल है। सॉरी, हमें नहीं पूछना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। वो तो दिखता है, सर पर इतना बड़ा कट तो आपने पूछ लिया होगा। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? मुझे शुरू से ही एक बात अजीब लग रही है। आपकी हर फोटो में आपका चश्मा लगा कर रखती हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको चश्मा लगाना बहुत पसंद है? एक्चुअली आपकी आंखें नहीं दिखती। सच बताऊं कि झूठ? आपको पता है, मुझे सच ही पसंद है, बोलना भी और सुनना भी। जी, ये समझ लीजिए कि मैं एक नज़र से दुनिया को देखती हूँ। मेरी एक आँख में डिफेक्ट आ गया है। ओह! कैसे? अगर आप बताना चाहो तो। जी, वो हम अपनी ननद के यहाँ गए थे। उनको बच्चा हुआ था। सब ने जिद करके हमें नचवा दिया। घर पर पति ने झगड़ा किया इस बात को लेकर और सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हमें एक आँख पर रेलिंग चुभ गई और आँख में डिफेक्ट आ गया। हमें स्टोन की आँख लगवानी पड़ी। अरे! इतनी सी बात पर? सॉरी, नहीं पूछना चाहिए था। और केवल नाचने पर ही ऐसा व्यवहार? जी, वो वास्तव में हुआ ये कि मैं जब शादी होकर आई थी, तो जॉब में ही थी और सब कहते थे कि खूबसूरत हूँ, इनका जॉब सेट नहीं हो पाया था। ये स्ट्रगल कर रहे थे। सभी इनको कहते थे किस्मत वाला है, कितनी सुंदर और कमाने वाली बीवी मिली है। तो इन्हें उस बात से चिढ़ होने लगी। ये मुझसे जलन रखने लगे और हर जगह अपमान करके हाथापाई करते थे। उस दिन नाचने के कारण गुस्सा हुए और शराब के नशे में। ये सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। उस दिन से मेरे मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। मुझे दुख हुआ। एक इतनी सुंदर और सुलझी हुई औरत के साथ जुल्म हुआ। एक दिन उसने बातों ही बातों में बताया कि मेरी फैमिली उसे कंप्लीट फैमिली लगती है। मुझे दामाद भी और बहू भी दोनों रिश्ते मिलेंगे, पर उसे बहू नहीं मिलेगी। उसका मन था कि उसे भी बहू आती तो उसे बहुत अच्छा लगता। मैंने पूछा, क्या आपने दूसरा बच्चा प्लान क्यों नहीं किया? हो सकता है आपको लड़का हो जाता। उसने जो बताया उससे मुझे बहुत गुस्सा भी आया और उस पर प्यार भी।
उसने बताया उसका पति पड़ोस की भाभी से बहुत अटैच था, शादी से पहले से ही। वो भाभी स्कूल में पढ़ाने जाती थी। ये आगे गली के मोड़ पर उसे स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़कर आते थे। वो स्कूटर मेरे पापा ने दहेज में दिया था। मैंने उससे साफ कह दिया था, आगे से स्कूटर को हाथ मत लगाना, अगर उस भाभी का ड्राइवर बनकर रहना है तो। वो भुनभुना कर रह गई। मैं तब प्रेग्नेंट थी, दूसरा बच्चा होने वाला था। तब तक वो भी एक कंपनी में सेल्समैन हो गए थे। उनका ट्यूरिंग जॉब था। उन दिनों मेरा 8वां महीना चल रहा था। धनतेरस थी उस दिन। मैं अपनी ननद के साथ बाजार गई थी। वहाँ हम कुछ ज्वेलरी ले रही थी। तभी पास वाली ज्वेलरी शॉप से वो और पड़ोस वाली भाभी निकली। उन्होंने उसे नेकलेस दिलवाया था। ननद ने वहीं उन दोनों को बहुत सुनाया। घर आने पर वो शराब में धुत थे। उन्होंने मुझे पीटा और पेट पर लात लग गई। मेरा अबॉर्शन हो गया। मेरा बेटा बिना जन्म लिए ही मर गया। डॉक्टर ने बताया आगे बच्चा प्लान किया तो माँ या बच्चे में से एक बचेगा। मैंने सोचा जान है तो जहान है। अपनी बेटी में ही दुनिया ढूंढ ली। उसका सुनकर बहुत दुख हुआ था मुझे, पर मैं उसके लिए दुख के सिवाय क्या कर सकता था। एक रोज उसने पूछ लिया, आपकी पत्नी ने आपको गोल्ड लोन के लिए ज्वेलरी क्यों नहीं दी? मैंने बताया, एक पुरुष की वैल्यू इतनी होती है पत्नी के लिए कि अच्छा कमा रहे हो, बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। वो केवल कमाने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला ही होता है। उसकी समस्याओं से परिवार के लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। बस यही मेरे साथ हुआ। मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होती पत्नी को। उसने पूछा कि आपका रिश्ता शुरू से ही ऐसा है या बाद में जाकर ऐसा हुआ? मैंने उसे सच ही बताया। मेरी पत्नी पहले मेरी पत्नी की पहले एक सगाई हो चुकी थी। शादी भी होती पर उसके घर वालों में तनातनी हुई, सगाई टूट गई। मुझसे रिश्ता हुआ पर दिल नहीं मिल पाए। वो हमेशा से उग्र उग्र रही, हावी रही। पर मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरा पहला प्यार वही है। उसके अलावा किसी औरत को सोचा तक नहीं। उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी औरत से बात करूं, इसलिए उस रोज़ आपको बोला था घर में फ़ोन नहीं करना। आज भी आपसे यही कहना है कि जब तक मेरा मैसेज नहीं आए आप मुझे मैसेज नहीं करें, ना ही कॉल। ओह! आप तो प्रोटोकॉल में बंधे रहे हैं। जी, आपको प्रोटोकॉल में ही बंधना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में बेवजह की दिक्कत पैदा हो। वैसे ही बहुत हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुल गए और नज़दीक भी आ गए थे। रोज़ एक दूसरे से मैसेज में बातें होने लगी थी। कॉल पर बात नहीं होती थी। मैंने बेचैनी से घड़ी देखी। 9:53 हो गए थे। मैंने मोबाइल चेक किया, 10 मिनट पहले का उसका लास्ट सीन दिख रहा था। उसने मैसेज किया, जा रहे हैं, गेट पर ही हैं, आप 15 मिनट बाद आ जाना। मेरा मुरझाया हुआ चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। मैंने एक दुकान से डेयरी मिल्क सिल्क खरीदी और धीरे धीरे उसके घर की ओर पैदल ही बढ़ गया। मैं उसके घर की गली में प्रवेश कर गया था। आस पड़ोस में अभी भी जाग थी। मैंने उसे मैसेज किया, आस पड़ोसी जाग रहे हैं, कोई देखेगा तो? आप तो आ जाओ, मैं गेट पर खड़ी हूँ। मैं जल्दी जल्दी से कदम बढ़ा के उसके घर में प्रवेश कर गया। उसने घर को लॉक किया। हम ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरे दिल का हाल समझ गई। मैं संयत हो जाऊं ऐसा सोच उसने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ, आप तब तक कोई गाना चलाइए। छोड़िए, मैं लगा जाती हूँ। उसने गाना चला दिया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वो बोली, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, और ये कहकर वो किचन में चली गई। गाना बज रहा था और मैं मीना कुमारी के मुजरे के को याद कर रहा था। वो चाय ले आई थी, कुछ स्नैक्स भी थे। हम दोनों चाय पी रहे थे। एक दो चुस्कियाँ ली थी कि वो बोली, रुको, मज़ा नहीं आ रहा। वो उठी और 2 प्यालियाँ उठा लाई। बोली, अब इसमें डालकर पीते हैं। छुड़कने के बिना चाय पीने का स्वाद ही नहीं आता। उसके ये कहने पर हम दोनों की हंसी छूट गई और माहौल हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा सा
संयंत्र महसूस कर रहा था। उसने कहा, आओ झूले पर चलते हैं। हम दोनों उठकर छत की ओर चल पड़े। वो आगे थी, मैं पीछे था। उसका भरा हुआ बदन देखना अच्छा लगता था मुझे। उसने पूछा, यूं पीछे क्यों चलते हो? मैंने कहा, बाबू को बेस पसंद है। चुप, गंदे कहीं के, मार खानी है आपको। चलो, अब आप आगे चलो, मैं पीछे चलती हूँ। हम दोनों हंसने लगे और मैं आगे चल पड़ा। छत पर पिछली रात की तरह चांदनी छिटकी पड़ी थी। रोशनियाँ बरकरार थी। आज उसके इर्द गिर्द सोल नहीं लिपटा था। हम दोनों झूले पर बैठ गए थे। मैंने पैरों से झूले को हल्की जुम्बिश दे दी थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं भी बहुत संयत था और अपने आप को संभाले था। कहीं पिछली रात जैसा ना कर बैठूं। हम दोनों ही खामोश थे। उसने कहा, आपने कभी पहले यूं चांद को निहारा है अपनी पत्नी के साथ? मैंने कहा, नहीं। इसके लिए मन में इच्छा होनी चाहिए कि दोनों बैठकर चांद निहारे, पर उसे ये समय की बर्बादी लगती है। उसने कहा, हमारे साथ भी यहाँ बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं। हमने ये इसलिए लगवाया था कि इस पर बैठकर देर रात तक चांद देखें और बहुत प्यारे गाने सुने। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो जैसे। मैंने कहा, हम एक गाना सुने? उसने कहा, हाँ, पर आवाज़ कम रखना। मैंने मोबाइल पर गाना चला दिया। चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए। गाना चल रहा था और मैं उसे बताता जा रहा था, ये गाना फिल्म नादान का है। 1982 में आई थी ये फिल्म। हीरो राजेश खन्ना और हीरोइन जया प्रदा। वो हंसने लगी। आप गूगल बाबा हो, आपको कोई भी गाना बताओ, आप उसका सारा आगा पीछा बता देते हो। हम हंसने लगे। गाने का अंतरा बदल गया था। तूने चेहरे पे झुकाया चेहरा, मैंने हाथों से छुपाया चेहरा, लाज से शर्म से घबराते हुए। ये सुन हम दोनों ही खामोश हो गए। कल का वाकया याद आया था। मैंने कनखियों से देखा, उसका चेहरा लज्जा गया था। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं भी पानी पानी था। मैं ही बेवकूफ़ था, बिना सोचे समझे गाना बजा दिया। उसे असहज हुआ देख मैंने उसे कहा, चलिए नीचे चलते हैं, ठंड बढ़ गई है। शायद वो तो इस बात का इंतज़ार कर रही थी। वो झट से झूले से उतर गई। इस बार मैं जाकर आगे आगे हो लिया और पीछे पीछे हल्के झूले को झूलता अकेला रह गया। हम दोनों फिर से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। तब तक माहौल कुछ शांत हो गया था। वो सहज हो चली थी। हम दोनों में सामान्य बातचीत शुरू हो गई थी। वो मेरे ऑफिस का पूछ रही थी। मैंने कहा, ये कल पूछ लेना, आज करने को बहुत बातें हैं। वो हंसने लगी। फिर पूछा, अच्छा, आप ये जोड़ बाकी कहाँ से ले आते हो? मैंने पूछा, कौन से जोड़ बाकी? वो बोली, 12 नंबर, 24 नंबर। हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। हुआ यूँ था कि मैंने उससे एक बार फ़ोटो मांगी थी। वो कार में बैठी थी। उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था। उसने क्रीम कलर का सूट पहना था। उसके कपड़े सीट बेल्ट से कुछ असहज हो गए थे। मैंने मैसेज किया, आपकी ये पिक आप भी डिलीट कर दो। मैं भी कर रहा हूँ। उसका मैसेज आया, क्यों? इसमें क्या खराबी है? इसमें आपका ऊपर का 12 नंबर नुमाया हो रहा है, इसलिए हम ऐसी पिक आपकी नहीं देख सकते। ये 12 नंबर क्या होता है? तो मैंने बताया, व्हाट्सएप के इमेजी में जो पहला सेट है, उसके 24 नंबर पर जो इमोजी लगा है, वो 24 नंबर होता है और 12 और 121। उसने कहा, देखती हूँ। उसके बाद उसका मैसेज आया, बदमाश, पिक डिलीट करो अभी। आज के बाद हम आपको कभी पिक नहीं देंगे। 222। और मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। हम दोनों ही उस वक्त हंस रहे थे। उसने मुझसे पूछा, आप कह रहे थे आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं? मैंने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, आप कोठे वाली के पास जाओ, कभी गए नहीं वहाँ? मुझे तो सच ही बोलना था, बोल दिया, एक बार गया था। साथी लोग जिद करके ले गए, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर ही मुझे घृणा हो गई। मैं उनको वहीं छोड़कर चला आया। वो मेरी साफ गोई देखकर
मुझे देखने लगी। उसने कहा, आपकी यही सच्चाई आपको सभी से अलग खड़ा कर देती है। हमें आपका सच बोलना बहुत पसंद है। मैंने कहा, जो औरत आधी रात को मुझे विश्वास करके घर बुला सकती है, उसके सामने झूठ बोलेंगे तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे मुझे। वो कुछ देर तक चुप रही। मैंने कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, पकड़ो। मैं काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था। रसोई में फ्रिज चलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों को ही कुछ नहीं सूझ रहा था। 11:15 बज चुके थे। मेरी 12 बजे की ट्रेन थी। मैंने घड़ी देखी और उसे कहा, मैं 11:40 पर निकल जाऊंगा, आप ओला कैब कर देना। उसने कहा, ठीक है। उसने बताया, हमारे घर के पास एक कुआं है। मैंने कहा, मुझे आपकी गोद में सिर रख कर लेटना है। उसने कहा, कल जैसी हरकत की तो हम आपको चाकू से खून कर देंगे। मैंने कहा, फिर आपको जेल हो जाएगी। मेरे खून के इल्ज़ाम में लाश कहाँ ठिकाने लगाओगे आप? हम आपकी लाश को कुएं में डाल देंगे। लेकिन एक समस्या है, कुआं भर गया है। ऐसी कितनी लाशें आपने उसमें डाल दी कि कुआं भर गया? मेरी ये बात सुनकर हम दोनों बहुत हंसे और हंसते ही गए। जब दोनों इजी हुए तो उसने गाना चला दिया, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। माहौल बहुत ही भारी हो गया था। दोनों बस जुदा होने के गम से दुखी हो रहे थे, जो कुछ मिनट में ही हो जाना था। एक खामोशी पूरे माहौल में फैल गई थी। वो फ्रिज की आवाज़ अब हमें गले पर चलती आ रही सी लग रहे थे। गाना ख़त्म हो गया था, पर दोनों चुप थे। उसने मोबाइल पर उंगलियां चलाई और मेरे लिए कैब बुक कर दी, जो कुछ ही देर में आने वाली थी। उसने कहा, अपना सामान बांध ले, अभी आपको जाना होगा। मैं उसकी गोद में बैठ गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं नहीं जा रहा, मुझे रोक लो यहीं। प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगा। जाना तो पड़ेगा आपको, कुछ देर में ओला आने वाली है। और आज रोक भी लूँ तो क्या हुआ, जाना तो होगा ही आपको। मैं फिर बोला, नहीं, मैं नहीं जा रहा, रोक लो मुझे, मैं सुबह 4 वाली ट्रेन से चला जाऊँगा। रोक लो ना प्लीज़। इतने में बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई। उसने कहा, लो, आपकी कैब आ गई। मेरा मन किया कैब वाले का मुंह तोड़ दूं, उसे भी अभी आना था। मैंने उम्मीद भरी नज़र से उसे देखा कि शायद वो रोक ले, मगर वो तो भेजने पर उतारू थी। उसने मेरा बैग उठाया और मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं समझ गया था कि वो मुझे नहीं रुकने देगी। मैंने अपना चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर वो कठोर और भाव सुनने लगा। मैंने बैग उसके हाथ से लेकर एक ओर रखा और उसके गले से लिपट गया। वो संयत खड़ी थी। फिर उसके हाथ मेरे इर्द गिर्द कस गए। मैंने उसे हौले से फिर कहा, रोक लो ना। नहीं, जाओ, जाओ जल्दी। वो फिर हॉर्न बजाएगा तो पड़ोस के लोग झांकेंगे। ये कहकर उसने मुझे अपने से अलग कर दिया। मैंने अपना बैग उठाया और बिना उसकी ओर देखे ही उसके घर से बाहर निकल गया और कैब में जा बैठा। वो कैब के जाने तक दरवाजे पर नहीं आई। शायद मेरे दूर जाने के बाद ही गेट बंद करना चाहती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। वो चाहती तो रोक सकती थी। मैंने गुस्से में मोबाइल का नेट ऑफ कर दिया। उसका मैसेज ना पढ़ूं और ना ही करूँगा। सुबह तक बात ही नहीं करनी है उससे। कुछ ही देर में कैब ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया। मैंने टिकट वगैरह ले ली। ट्रेन आधा घंटा लेट थी। मैं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। बेचैनी थी। उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जैसे मुझ में ही बसी हुई है। मैंने बड़ी ही बेकरारी महसूस की और तड़प कर मोबाइल का नेट ऑन किया। उसके कोई 10 मैसेज आए पड़े थे। आज हम फिर से तन्हा हो गए। आपके साथ ये पल गुजार कर लगा जैसे ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई। काश ये पल ठहर जाते। आप बहुत अच्छे हो। हमने आप जैसा अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। मैं जानती थी आज आप मुझे इस तरह से नहीं छूओगे। मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार में शरीर आड़े नहीं आएगा। आपको सीने से लगाकर बहुत अच्छा लगा। हमें अंदाज़ा नहीं था आप गले भी लग जाओगे। पहले हमें असहज लगा, फिर हमने भी आपको कस के सीने से लगा लिया। क्या हुआ? आप
जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओह! आप पढ़ भी नहीं रहे। खफ़ा हो ना हमसे? बोलो कुछ तो, बोलो ना। उसके मैसेज पढ़कर लगा जैसे किसी ने दिल को ज़ोर से निचोड़ दिया हो। दर्द की एक लहर से सीने में दौड़ी। मुझे अब उसकी बजाय खुद पर गुस्सा आया। वो भी तो जुदाई का दर्द झेल रही होगी। मैं तो घर परसों जाकर फिर बच्चों से घुल-मिल जाऊँगा, पर वो तो नितांत अकेलेपन में रहेगी। शायद मेरे से ज़्यादा जुदाई उसे खल रही हो। मैंने उसे तुरंत मैसेज किया। डॉट डॉट आपने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? जी, वो मैं आपसे खफ़ा हो गया था। आपने मेरी कितनी मिन्नतों के बाद भी मुझे अपने घर नहीं रहने दिया, भेज दिया। मैं सुबह 4 बजे वाली ट्रेन से भी तो निकल जाता। सुनिए, हमारा भी मन था आपको रोक ले, मगर हम कभी भी आपके परिवार, आपके काम और निजी जीवन में रुकावट नहीं बन सकते। आपका जाना ज़रूरी था। आज हम फिर अकेले हो गए हैं। आपके कल के नहाए हुए टॉवल को हाथ में लिए बैठे हैं और आपको महसूस कर रहे हैं। ओह जाना, इतना प्यार करती हो हमसे? हाँ जाना, इससे भी ज़्यादा। पर जाना, आपको हमें ऐसा क्या दिखता है कि आप हमें इतना प्यार करते हो? जाना, प्यारी जाना, एक बात कहूँ, आप में हमें सब कुछ दिखता है। सब कुछ, सब कुछ क्या? दोस्त, भाई, बहन, प्रेमिका, पत्नी, माँ-बाप, भगवान सब दिखता है जाना, सब कुछ। ओह जाना, हमें इतना ऊँचा दर्जा मत दो। हम साधारण इंसान हैं, बहुत साधारण इंसान। नहीं जाना, आप दुनिया की सबसे अच्छी जाना हो। यू आर द बेस्ट जाना ऑफ द वर्ल्ड। हम कुछ भी नहीं हैं, बस आपका नज़रिया अच्छा है इसलिए अच्छे लगते हैं हम आपको। आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, सबसे हट के, सीधे और सच्चे। लव यू जाना, हेट यू। आपकी ट्रेन नहीं आई? हेट यू बस वो सुंदर सी औरत की आवाज़ आ रही है कि ट्रेन आने वाली है। हेट यू, रहो उसी सुंदर सी आवाज़ वाली के साथ। ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में ढक्कम पेली में लग गया। कुछ देर में मुझे सीट मिल गई। ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी उससे बिछुड़ने का दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं आंखें बंद कर पीछे सिर टिकाकर बैठ गया। उसका ही चेहरा हर कहीं नज़र आ रहा था। अचानक मोबाइल ने अपने होने का एहसास दिलाया। मैसेज आया था रात के 12:45 पर। उसी का मैसेज आ रहा था। उसने एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें उसने डेयरी मिल्क की वो चॉकलेट पकड़ी हुई थी। नीचे टेक्स्ट मैसेज था, इसे बहुत संभाल कर रखेंगे ताउम्र। आपको सीट मिली? हाँ, सीट मिल गई। और आपका रबड़ बैंड अभी भी मेरी कलाई में लिपटा हुआ है। इसे हम भी संभाल कर रखेंगे ताउम्र। ओह! जाना, एक बात कहूँ? कहिए जाना। आपने हमें घर बुलाया, अपने साथ रखा और मान लो हम कोई चोर उचक्के होते, आपको चाकू की नोक पर लूट लेते। आपके यहाँ तो कैश भी मिल जाता और गहने भी। या ज़बरदस्ती कर लेते तो आपके साथ? आप किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी। उसमें आपकी ही बदनामी हो सकती थी। क्या आपको हर किसी पर यूँ यकीन करना चाहिए? कई देर तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया, जाना, हमने आपको घर बुलाया, पास बिठाया, अपने साथ रखा। पता नहीं हमें क्यों आप पर इतना यकीन हुआ। सच कहें तो हमने आपके साथ रहकर खुद को ज़्यादा सेफ महसूस किया। जाने क्यों आप पर दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा विश्वास करने का मन करता है। आप पर जान हाजिर है। फिर भी मान लो हम आपको चाकू मार देते तो? जाना, अब आप हमें डरा रहे हो, गंदे कहीं के। जाओ, अब हम आपसे बात नहीं करते, कुत्ता। जाना, लव यू, हेट यू। अब आप सो जाओ, हमें भी नींद आ रही है, सुबह जगा देना हमें। गुड नाइट कहकर मैंने फ़ोन को जेब के हवाले कर दिया। मैं ट्रेन से सिर टिकाकर सोने का प्रयास करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर वो ही याद आ रही थी। मुझे याद है पहली मुलाकात में हम दोनों जब मिले थे, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी उसके सामने। न मैं बोल पा रहा था और ना ही उसे देख पा रहा था। ये करीब 6 महीने पहले की बात है।
हमें बातचीत करते हुए 6 महीने के आसपास समय हो गया था, पर मिल नहीं पाए थे। हम बार-बार कहते थे एक दूसरे से मिलना है, बहुत मन है। एक रोज़ ऑफ़िस में मुझे हेड ऑफ़िस से फ़ोन आया कि परसों आपको रीजनल ऑफ़िस जाना है। मुझे तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। मेरा रीजनल ऑफ़िस तो उसी के शहर में था। मैंने उसे मैसेज किया, बोलिए क्या हुआ? मैं परसों आपके शहर आ रहा हूँ। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, हम मिलेंगे आपसे। मुझे भी मिलना है आपसे। सुनिए, आपका हाथ भी पकड़ना है। क्यों? ऐसे ही मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा नहीं लगा तो? तो नहीं पकड़ेंगे, बस आप मिल लेना। अरे! पकड़ लेना और हम ज़रूर मिलेंगे। मैं उस दिन बहुत खुश था। उस दिन उसने ऑफ़िस से छुट्टी ले रखी थी। उसकी बेटी भी घर पर आई हुई थी। मैंने उसे मैसेज किया तो उसने बताया कि 2 बजे तक कैसे भी फ्री हो जाना, हम 3 बजे मिलेंगे। हमें केवल 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 से 6 मिल पाएँगे। मैंने मैसेज किया कि मैं फ्री होते ही आपको मैसेज करूँगा, आप मिलने की जगह निश्चित कर लें। मैं ऑफ़िस में काम में लग गया और मुझे 11 बजे पता चला कि 1 बजे से मीटिंग होनी है। रीजनल मैनेजर आ रहे हैं। मीटिंग उनके आने के बाद तय होगी कि किस-किस को मीटिंग अटेंड करनी है, तब तक कोई भी ऑफ़िस नहीं छोड़े। मैं बेचैन हो गया और मन ही मन अरदास करने लगा कि हे भगवान, मुझे मीटिंग में मत इन्वॉल्व कर देना, मुझे आज उससे मिलना है। बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी थी। उस दिन मुझे उससे पहली बार मिलने का मौका मिलने वाला था, पर अचानक ये मीटिंग कहाँ से आ गई? मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस कैसे भी मेरा इस मीटिंग से पीछा छुड़वा दे। रीजनल मैनेजर साहब को आने में लेट हो रहा था और मेरा दिल धड़क रहा था। 1:30 हो गए थे, ना रीजनल मैनेजर आए और ना नाम डिसाइड हुआ मीटिंग अटेंड करने वालों का। हम सब बार-बार उनके पीए से पूछ रहे थे, साहब कब आएँगे? और उसका एक ही जवाब था, फ़ोन बंद है साहब का। कुछ देर बाद पीए ने आकर खुशखबरी सुनाई, साहब आज नहीं आ पाएँगे, वो किसी दूसरी मीटिंग में हैं। ओह वाह! जैसे मेरी कोई लॉटरी लग गई थी। मैं खुशी से उछला। सब मुझे देखकर चौंके और मैं चौंक गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।